अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है कि बहुत अच्छे होंगे। अब आपने जो सिलेबस का वीडियो है वो देख लिया होगा। तो आज का ये पहला सबक जो आपके सिलेबस में शामिल है, सबसे पहला है आपका खाका निगारी, जिसके राइटर हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। इनको पढ़ेंगे। जिन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। ये जो पूरा खाका है इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि खाका होता क्या है। खाका निगारी समझते हैं पहले। तो सबसे पहले देखिए, किसी शख्सियत, यहाँ देखिए, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को कहते हैं खाका। खाका किसको कहते हैं? किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर को, यानी रिटर्न फॉर्म को, यानी किसी शख्स के बारे में जब कुछ हम लिखते हैं, लिख करके उस शख्सियत के बारे में बताते हैं, तो उसी को तहरीरी तस्वीर कशी कहते हैं, उसी को खाका कहते हैं, खाका। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा खाका क्या होता है। खाका किसी के बारे में, जैसे मान लेते हैं कि एक होता है सवाने। सवाने, सवाने उम्री, सवाने का मतलब बायोग्राफी। जो बायोग्राफी है ना, वो पूरे ओवरऑल ओवरऑल होता है वो, यानी मुकम्मल हयात खिदमात उनकी, जितना उन्होंने काम किया, उनके बचपन से लेकर के बुढ़ापे और मतलब उनके इंतकाल तक का पूरा हादसा, उनके साथ जो कुछ भी होता है, तमाम चीज़ को सवाने में बयान किया जाता है। लेकिन खाका में ऐसा नहीं होता है। बल्कि खाका में, जैसे मान लीजिए कि ये पूरी ज़िंदगी है, तो इस पूरी ज़िंदगी में अगर 2 दिन की ज़िंदगी आपको मिली या आपने किसी शख्सियत के साथ गुजारा, तो बस वही 2 दिन का जो गुजारे हुए लम्हात होते हैं उसको लिखने को खाका कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। ये संजीदा भी हो सकते हैं। संजीदा के मतलब कि सिंपल, सिंपल एंड सादा भी हो सकता है, या मुजाहिया भी। मुजाहिया का मतलब मजाक वाले। जैसे मान लीजिए कि आज के ज़माने में जिसको रोस्ट कहा जाता है, वो समझ सकते हैं आप कि किसी शख्सियत के बारे में हम बता रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके से बता रहे होते हैं कि आपको मजाक भी लगे, सुनने वाले को अच्छा भी लगे। तो इसे मुजाहिया कहते हैं, इसे मुजाहिया कहते हैं। संजीदा का मतलब सादा, कि आप नॉर्मल उनके बारे में, उनके एक फ़िक्र के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो इसे सिंपल और सादा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहते हैं। ये संजीदा भी हो सकते हैं और मुजाहिया भी, दोनों तरीके से ये हो सकते हैं। ये आपको दोनों याद रखना है, संजीदा और मुजाहिया। अब आगे वाला पॉइंट देखिए आप। ज़्यादातर खाका निगार शख्सियत को बयान करने में करते हुए हल्का फुल्का मज़ाह शामिल करते हैं। यानी जब भी कोई खाका निगार यानी खाका राइटर जब भी कुछ लिखते हैं, तो हल्का फुल्का जो है उसमें मजाक शामिल करते हैं, ताकि फ़न शामिल करते हैं, ताकि लोगों को सुनने में और पढ़ने में आसान लगे और मज़ा आए, इसीलिए। लेकिन कुछ खाके बिल्कुल संजीदा होते हैं, यानी बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें कोई भी मजाक या ऐसी बात नहीं होती है जिसमें लोगों को दूसरी तरफ ले जाए, बल्कि सिर्फ इल्मी होते हैं, यानी कोई फ़ायदेमंद। जैसे मान लीजिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको लिखना है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, आप अल्बर्ट के बारे में लिख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ओवरऑल जब आप लिखते हैं तो वो आपका बायोग्राफी हो जाता है। लेकिन किसी ख़ास पोर्शन को आप लिख रहे होते हैं तो वो आपका खाका हो गया। लेकिन खाका में भी उन पहलू को लिखना कि जो इल्मी हो, यानी उसके कोई, उनके कोई तहकीक हो, उनकी कोई रिसर्च हो, उसको बताना, तो यही खाका है उर्दू में। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, तीसरा पॉइंट है आपका, उर्दू अदब में नावल, कहानियाँ, तस्करे और पुरानी मसनवियाँ भी खाका निगारी की शुरुआत का हिस्सा रही हैं। अब यहाँ समझिए आप पहले कि गज़ल आप जानते होंगे। मैं इसलिए गज़ल का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मोस्टली सब लोग गज़ल को जानते हैं और पहचानते हैं। बिना गज़ल के मोहब्बत नहीं किया जा सकता, उर्दू शायरी नहीं की जा सकती, उर्दू में लिखे नहीं जा सकते। तो गज़ल को समझते हैं। तो गज़ल जो है वो कसीदा से निकला है। किससे निकला है? कसीदा से। और कसीदा ये अरबी ज़बान से निकला हुआ है, कस से बना है, अरबी ज़बान से। कसीदा के 5 अरकान हैं। तो सबसे पहला है ना, वो है तशबीब। यहाँ देखिए आप, तशबीब सबसे पहला क्या है? तशबीब है।
तशबीब में क्या होता है कि तशबीब में हुस्न व इश्क की बातें होती है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कसीदा किसके लिए होता है, कसीदा कोई बादशाह के लिए होगा, कोई राजा के लिए होगा, कोई ख़ास बंदे के लिए होगा, बड़े शख्सियत के लिए। तो उसका जो पहला जुज होगा ना वो तशबीब होगा। और तशबीब क्यों होगा? तशबीब इसलिए होता है कि जब सुनने वाले को हम मतलब इस तरीके से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि आप आगे भी सुने। ऐसा नहीं हो कि आप बस पढ़ते चले जाएं और आप बोर होते जाएं। पहले ये है कि पहले समा बांधना चाहिए। जैसे अनाउंसर कोई होते हैं, कोई महफिल सस्ती है तो एंकर होता है, क्या करते हैं वो समा बांधते हैं। तो सबसे पहला उसी तरीके से कसीदा भी है। कसीदा में तशबीब के माध्यम से शमा बांधा जाता है, मतलब तैयार किया जाता है लोगों को। किसके द्वारा? शब्द तशबीब के द्वारा। और तशबीब में हुस्न व इश्क की बातें होती है। इसी से निकली है गज़ल, इसी से एक सिन्फ बनी है गज़ल। तो आप देखिए कि जैसे गज़ल निकली है वैसे ही यहाँ पे कहा गया है कि उर्दू अदब में नावल और कहानियाँ, तज़किरे और पुरानी मसनवियाँ जो भी हैं सब खाका की शुरुआती हिस्सा रही हैं। यानी आपको अगर आप मान लीजिए कि मैंने एक किताब लिखी और मैंने आपको दिया, तो आपने उस पूरी किताब को पढ़ा। उस पूरी किताब को पढ़ने के बाद आपने मेरे बारे में कुछ एनालिसिस किया, कुछ समझा, कुछ उसको तहरीरी शक्ल देने को, जैसे मान लीजिए कि किसी ने मसनवी लिखी और आपको पेश की और आपने उसको देखा, उसको पढ़ा, फिर आपको क्या अच्छा लगा, उस चीज़ को लिखते हैं उनके बारे में। तो यही पहले होता था। ऐसा पुराने में कहानियाँ मतलब दास्तान में, नावल में ऐसा हुआ करता था कि लोग शुरू शुरू में खाका लिखते थे, लेकिन बाद में एक अलग सिन्फ खाका बन गया। लेकिन ये जो पहले था कि इसके अंदर आता था, इसके अंदर, बाद में क्या हुआ कि ये अलग सिन्फ बन गया, यानी अलग हो गया ये। और अब बहुत से खाके ख़ास तौर पर लिखे जाते हैं। पहले इसके अंडर लिखे जाते थे, कहानियाँ नावल के मतलब इसके अंडर लिखे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पर लिखे जाते हैं। चलिए इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं। खाका निगारी में सवाने उम्री, याददाश्त, इंशाइया, इसके अलावा मैंने आपको बताया ऊपर कि मसनवियाँ होती थी, कहानियाँ होती थी, नावल होते थे। इसके अलावा सवाने उम्री, याददाश्त। याददाश्त मतलब कि आप कोई स्कूल में गए, आप किसी स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद आपने वहाँ की कुछ मेमोरी याद रखी, कुछ ब्लॉग्स टाइप, जैसे ब्लॉग बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें। फिर उसको आपने अपने तहरीर में लिखा, उसको रिटर्न फॉर्म में पेश किया कि लोगों को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसको लोग भी समझे, उसको लोग भी जाने, इसीलिए उसको याददाश्त कहते हैं। इंशाइया, ये तमाम चीज़ों के अंडर आती थी कौन? खाका। लेकिन बाद में ये मुकम्मल तरीके से अलग हो गई और कहानी के अंदर शामिल होते थे। एक अच्छा खाका वो होता है जो किसी शख्सियत की, अब आगे देखिए, जो किसी शख्सियत की क्या करता है, ज़िंदगी, उसके तजुर्बात यानी एक्सपीरियंस के अहम पहलुओं को मुतवाज़न अंदाज में पेश करें। मुतवाज़न का मतलब इक्वली, बराबर तरीके से। ऐसा नहीं हो कि एक, मान लीजिए कि ये एक आदमी है, मतलब मान लीजिए कि ये एक आदमी है और एक आदमी जब सामने आपका है, अब उसको किसी एक पोर्शन को दर्शाना हो, मान लीजिए कि ये एक आदमी है, उसके एक पोर्शन को आपको दर्शाना है, एक पोर्शन को बताना है, तो अब ऐसा नहीं हो कि इस पोर्शन को बार बार जिक्र कर रहे हैं और चाहा आप ये रहे कि ये वाला पोर्शन हो। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो कैरेक्टर है, किरदारों का नाम है ज़िंदगी। जैसे बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आपका कैरेक्टर अपने वालिद के सामने बिल्कुल अलग होगा, आपका कैरेक्टर अपने वालिदा के सामने बिल्कुल अलग होगा, आपका कैरेक्टर आपके दोस्तों के साथ बिल्कुल अलग होगा, आपका कैरेक्टर आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ अलग होगा। यानी जब खाका निगार एक पहलू को बयान करता है, तमाम पहलू को नहीं, कि बाप के साथ भी, माँ के साथ भी, भाई के साथ भी, दोस्तों के साथ भी उसका कैसा रवैया था, ऐसा नहीं, मेरे साथ कैसा था, वो एक्सपीरियंस को खाका निगार वाज़े करता है। कैसे? मुतवाजिन। मुतवाजिन का मतलब इक्वली, बराबर तरीके से, नपा तुला हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उर्दू में खतूत, खतूत गालिब, ये गालिब के खतूत का मजमूआ है। ख़त का जमा होती है खतूत, और गालिब के जो खतूत हैं उनको नाम दिया गया है गालिब के खतूत। खतूत गालिब और आब हयात। आब हयात के राइटर हैं मौलाना मोहम्मद आज़ाद। ठीक है,
इन्होंने लिखा है आब हयात के इब्तदाई हिस्से में, इब्तदा का मतलब शुरुआती में, खाका देखने को मिलते हैं। यानी खतूत गालिब में भी खाके मिले हैं और आब हयात में भी खाके मिले हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि खाका बहुत पुराना नहीं है, ये 20वीं सदी का ही है, 20वीं सदी हिजरी का ही निकला हुआ ये फ़न है। पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल नहीं होता था। खाके देखने को मिलते हैं। फ़रहतुल्लाह बैग, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब ये क्या है, ये मशहूर खाका निगार हैं। एक क्या है, सबसे पहला नाम फ़रहतुल्लाह बैग, ये एकदम बिल्कुल याद रखना है आपको। फ़रहतुल्लाह बैग हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, अशरफ सबूही हैं, शाहिद अहमद देहलवी हैं। इन्होंने इस फ़न को मज़ीद बेहतर बनाया, मतलब बहुत अच्छा बनाया। कौन कौन, ये तमाम नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा शौकत थानवी भी हैं, यूसुफ नाजिम, मुजतबा हुसैन और अहमद जमाल पाशा जैसे मुज़ाह निगारों के अलावा। अब ये जो तमाम नाम हैं, ये जो आप नाम देख रहे हैं, ये तमाम नाम क्या है, मुज़ाह निगारों में हैं। रोस्टर्स कह लीजिए उस ज़माने का। जैसे आज ज़माने में बहुत सारे रोस्ट करने वाले होते हैं ना, जैसे यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे आप लोग रोस्ट करने वाले वीडियोस। तो उस ज़माने के जो रोस्ट होते थे वो रिटर्न फॉर्म में होते थे। तो हंसी के लिए मुज़ाह निगारों में इन तमाम के नाम हैं। इनके अलावा इस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो जैसे कहानी नवीसों ने भी शानदार खाके लिखे हैं। कहानी नवीसों का मतलब जो स्टोरी राइटर होते हैं, सादत हुसैन मंटो और इस्मत चुगताई स्टोरी राइटर हैं, लेकिन इन्होंने भी खाके लिखे हैं। आजकल ज़्यादातर मशहूर शख्सियात के खाके लिखे जाते हैं। आजकल जो लिखा जाता है या पेश किया जाता है, अब ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो विजुअलाइज हैं, यानी वीडियो के माध्यम से या किसी सामने आकर के ओरल तरीके से या वीडियो के ज़रिए से या ऑडियो के माध्यम से हमें बताया जाता है। तो किसी खास शख्सियत के बारे में बताया जाता है। जैसे आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह में बायोग्राफी देखा होगा कि उनके पास इतनी संपत्ति है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े, और उनका एक पहलू ये है कि वो सबसे ज़्यादा काइंड हैं, दयालु हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों को किसी खास शख्सियत पर लिखा जाता है। इसके बाद देखिए लास्ट खाका के बारे में लास्ट पॉइंट है ये, नहीं ये लास्ट पॉइंट था, ये वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि खाका क्या होता है। खाका का डेफिनेशन मैंने बताया आपको, खाका किस एतबार से लिखे जाते हैं, खाका के कितने राइटर्स हैं, इन तमाम चीज़ों के नाम आपको याद रखने हैं। खतूत गालिब, आब हयात क्या है, इसको शुरू में क्या है, ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो आपको याद रखने हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 8969411881 पर आप रब्ता करके ये नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ तक तो खाका की बात थी कि खाका यहाँ मुकम्मल हो गया, खाका आपको समझ में आ गया होगा खाका क्या है। अब चलते हैं कि आपके निसाब में जो खाका है, आपकी किताब में जो खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ठीक है। तो उस खाका निगार के जो राइटर हैं, उस खाका निगार हैं जो, वो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग कौन थे, कहाँ से आए थे, कब लिखा, सारी चीज़ें। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के जद्द अमजद, यानी जो पुराने आबाओ अजदाद थे इनके, जद्द अमजद का मतलब जो दादा के बोला जाता है, जद्द अमजद। मिर्ज़ा अफ़ज़ल अली बैग इनका नाम था। उनके जो सबसे पहले दादा थे जो इंडिया आए थे, उनका नाम था मिर्ज़ा अफ़ज़ल बैग। शाह आलम सानी के ज़माने में, यानी शाह आलम सानी के ज़माने में बदख्शा एक जगह का नाम है। बदख्शा से तर्क वतन करके, यानी उस वतन को छोड़ करके, तर्क का माना होता है छोड़ना, तर्क वतन करके हिंदुस्तान आए। किनके ज़माने में? शाह आलम सानी के ज़माने में। कौन? जद्द अमजद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बैग। किनके? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के। और और इन्होंने जब हिंदुस्तान आए तो फ़ौज में मुलाजिमत इख्तियार की, यानी फ़ौज में शामिल हो गए। इसके बाद 1857 के इनकलाब के बाद हैदराबाद दक्कन मुंतकिल हो गए, यानी 1857 की जो बगावत हुई, इनके बाद ये लोग हैदराबाद मुंतकिल हुए। इसलिए मुंतकिल हुए कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए वहाँ पे से ये लोग मुंतकिल हो गए। इसके बाद देखिए, वो अगस्त 1885 में दिल्ली के मोहल्ला चौड़ी दालान में पैदा हुए। अब एक कहने के मुताबिक
इनके कहने के मुताबिक, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग खुद कहते हैं कि इनकी पैदाइश 1885 में हुई है, अगस्त में। लेकिन जो बहुत बड़े जो राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स ने 1883 भी इनकी जो जन्म की तिथि है, जन्म का जो साल है वो बताया है, 1883। तज़किरा नवेसों ने, आपकी किताब में है दोनों। तो आपको याद रखना है कि 1883 जो है वो किन्होंने कहा है, तो तज़किरा नवेसों ने कहा है। तज़किरा नवेसों ने। लेकिन इनके मुताबिक 1885 है। किनके मुताबिक? मिर्ज़ा फ़रहद के खुद के मुताबिक चौड़ी दालान में पैदा हुए, और यही सही है, यही आपको याद करना है। उनकी वालदा का नाम, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के वालदा का नाम मुशर्रफ जहां बेगम था। याद रखिए, मुशर्रफ जहां बेगम उनकी वालदा थी। इसके बाद उनकी वालदा के इंतकाल के बाद लावलद, लावलद का मतलब होता है जिनका बेटा नहीं हो, उसको बोलते हैं लावलद। और बेवा, यानी जो बेवा थी और उनके पास कोई औलाद नहीं था, उनकी फूफी, कोई औलाद भी नहीं था और वो बेवा थी, उनका नाम था हसन जहां बेगम, ने उन्हें अपनी औलाद की तरह परवरिश की। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के वालदा के इंतकाल के बाद उनकी जो फूफी थी, बेवा फूफी, जो उनके पास औलाद नहीं था, उन्होंने अपनी औलाद की तरह इनकी परवरिश की। इसके बाद चलिए, ये जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग जो है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वलीउल्लाह रहते थे। उन्होंने उनकी बिस्मिल्लाह कराई, यानी जो मुस्लिम घराने के बच्चे होते थे, सबसे पहले उनको बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती थी जब वो औलाद थोड़े से बड़े हो जाते थे। उनकी परवरिश के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के मस्जिद में एक बुज़ुर्ग जिनका नाम था सैयद वलीउल्लाह, ये याद रखने की ज़रूरत है कि उनका बिस्मिल्लाह खानी कराया सैयद वलीउल्लाह ने। इसके बाद इब्तदाई तालीम दिल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा में हुई। कहाँ हुई? इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम, फाउंडेशन एजुकेशन जो होता है, वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा का, इन्होंने एंट्रेंस पास किया था, इसीलिए इनका एडमिशन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा। इसके बाद जब इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा से मैट्रिक पास किया, तो हिंदू कॉलेज से 1908 में इंटरमीडिएट की सनद का मतलब डिग्री हासिल की। इसके बाद सेंट स्टेफन्स कॉलेज से इब्तदाई तालीम, गवर्नमेंट हाई स्कूल से, हिंदू कॉलेज से इंटरमीडिएट, और सेंट स्टेफन्स कॉलेज से बीए किया। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है इन्होंने सेंट स्टेफन्स कॉलेज से किया था, और उसी कॉलेज में एमए में दाखिला भी लिया, मगर माली मुश्किलात का मतलब आर्थिक सक्रिय नहीं होने की वजह से, यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से, माली मुश्किलात के बाइस का मतलब वजह से एमए मुकम्मल ना कर सके और पढ़ाई उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद वो हैदराबाद में अंग्रेज़ी के उस्ताद बने और 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए। पहले वो अंग्रेज़ी के टीचर बने, उसके बाद 1908 में हाई कोर्ट के मुतरजिम का मतलब ट्रांसलेटर मुकर्रर हुए। इसके बाद 1910 में जुडिशियल, ये वाला नाम बढ़ गया, ये वाला जुडिशियल इम्तिहान पास किया, यानी जो एग्ज़ाम होता है लॉ का, वो एग्ज़ाम इन्होंने पास किया। पास करने के बाद उसी मैदान में मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करते रहे, यानी कोई एडवोकेट बने, फिर सीनियर बने, थोड़ा सा आगे इसी ओहदे पे चलते गए आगे, और तरक्की करते हुए सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट था इनका, वो 1939 में प्राप्त हुआ, इंस्पेक्टिंग अफसर बने, और 1942 में सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश का मतलब रिटायर्ड हो गए वहाँ से। ठीक है, उनकी शादी अगस्त 1908 में उनके चाचा साजिद बेग, उनके चाचा का नाम क्या था? साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। और उनके इंतकाल के बाद, यानी पहली जो बीवी थी नसीमा सुल्ताना, ये इंतकाल हो गई, इनके बाद उनका निकाह पहली बीवी जो थी नसीमा सुल्ताना, उन्हीं की बहन हमीदा सुल्ताना से हुई। इसके बाद देखिए, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग उर्दू के मुमताज़ अदीब थे, बहुत बड़े अदीब उर्दू के, इन्होंने उर्दू के बहुत बड़े अदीब इनको माना जाता है।
इसके अलावा आपने उनकी ज़िंदगी पढ़ी, उनके क्या क्या काम किया उन्होंने, वो सारी चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है उनका मशहूर खाका जो आपके सिलेबस में है, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। क्या प्यारा नाम दिया इन्होंने, क्योंकि डॉक्टर नज़ीर अहमद के साथ इन्होंने कुछ पल बिताया था। तो पल को अब जैसे मान लीजिए कि जैसे आप अगर ये मान लीजिए कोई फिजिकल क्लासेस हैं, यानी आप मतलब आप कोई क्लास में बैठे हो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बातें होंगी जो मुझे आपकी याद रहेगी, कुछ बातें होंगी जो मुझे अपने बारे में याद रहेगी और आपकी बातें याद रहेगी। तो दोनों को मिला के जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना अच्छा होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी उर्दू के बेहतरीन खाकों में शुमार होता है। ये जो खाका है पूरा, ये बहुत बेहतरीन खाकों में इनका शुमार होता है। और इसी वजह से, इसी खाके की वजह से मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग एक बड़े नामवर अदीब माने जाते हैं। चलिए आगे। ये खाका पहली मरतबा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले उर्दू के शुमारा जुलाई 1927 में तबाह हुआ था। तबाह का मतलब शाये यानी पब्लिश हुआ था। पब्लिश हुआ था कब? 1927 में। कहाँ पे? अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद में। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की सैर उनकी मारूफ तहरीरें हैं। इसके अलावा तो है ही डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, तो है ही। इसके अलावा एक यादगार मुशायरा भी है इनका, फूल वालों की सैर, जिसका टॉपिक का नाम था फूल वालों की सैर। आप याद रखिएगा, उनकी मारूफ तहरीरें हैं। यादगार मुशायरे का मतलब क्या होता है? सुनिए कि जब कोई मुशायरा होता है ना, तो उस मुशायरे में एक तबसरा निगार होते हैं। तबसरा निगार होते हैं। तबसरा निगार का मतलब होता है कि जो पूरे मुशायरे को देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या अच्छाई थी, कितनी अच्छाई थी और क्या अच्छाई और हो सकती है, ताकि जो दूसरा साल आए वो और अच्छा रहे। तो वही उनका जो लिखे थे उन्होंने, उसका नाम था फूल वालों की सैर। इसके अलावा इनके मज़ामीन यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के मज़ामीन जो हैं, मज़ामीन फ़रहत के नाम से 7 जिल्दों में, बताइए 7 जिल्दों में शाये हुए हैं। सोचिए आप। इसके अलावा उनकी दिगर किताबों में इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान और मेरी शायरी शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें डिप्टी नज़ीर अहमद के ही हैं। फूलों वालों की सैर, मज़ामीन फ़रहत, इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, मेरी दास्तान, मेरी शायरी, ये तमाम जो हैं इनके मज़ामीन में शामिल है। और ये सारी चीज़ें मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के मज़ामीन के शामिल में से हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, वो 27 अप्रैल 1947 को वफ़ात पा गए और सराय इलाही चमन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हुए। कब्रिस्तान का नाम क्या था? सराय इलाही चमन। ये सराय इलाही चमन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हो गए 1947 में। तो पैदाइश इनकी हुई 1885 में। पैदाइश इनकी हुई कब? 1885 में। और इनकी वफ़ात जो हुई 1947 अप्रैल में हुई। पैदाइश अगस्त में हुआ था और वफ़ात जो है 27 अप्रैल को है। ये तमाम चीज़ें हैं जो आपके चैप्टर 1 के खाका में से हैं। चैप्टर 1 आपने पढ़ा आज। चैप्टर 1 के खाका और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग के बारे में था। ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सिलसिला देखिए, पढ़ने का जो सही तरीक़ा होता है, अगर आप उसको नॉर्मल आहिस्ते से पढ़ते चले जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप सोचेंगे कि लास्ट महीना जब आएगा और एक बार बैठेंगे और कोई आएंगे टीचर और एक बार में हमें वो मतलब पिला देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि छोटे छोटे बूंदों से एक दरिया, एक समंदर, इस तरीके से आप पढ़ते रहें। थोड़ा बहुत 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अगर आप पढ़ेंगे तो आगे जब सवालात आएंगे, आगे जब 2000 के करीब हम लोग सवालात करेंगे, 1500 के करीब सवालात करेंगे, तो हमें दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उस वक्त हमारा सिर्फ रिवीजन होगा। ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और जो भी हैं वीडियोस आते रहेंगे उसको फॉलो करते रहें। कोई आपको नोट्स के पैसे देने हैं, आपको क्लासेस के कोई पैसे नहीं देने हैं। आप बेफिक्र होकर फ्री में पढ़ाई कीजिए और उर्दू को पढ़िए, उर्दू को समझिए। कि एक शेर के साथ मैं इस बात को ख़त्म करता हूँ कि वह करे बात तो खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तो
तो ऐसी बोली वही बोलिए जिसे उर्दू आए। तो उर्दू बोलिए, उर्दू की खूबसूरती को महसूस कीजिए, उर्दू को महसूस कीजिए। यकीनन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत लगेगी जब आप उर्दू को समझेंगे। ठीक है, हम फिर कभी किसी दिन बताएंगे कि उर्दू पैदा कैसे हुई, उर्दू इतनी अच्छी ज़बान बनी कैसे, उर्दू का दागबैल कैसे पड़ा, उर्दू किसकी ज़बान है, ये सारी चीज़ें कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस का ये पहला वीडियो है, आप इसको देखें और लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल करें और जुड़ जाएँ ग्रुप में, ताकि आपको नोट्स भेज दिया जाए और आप मुकम्मल तरीके से तैयारी कर सकें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।